संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गालियों को गाली दे दे तो जी हजूरी और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी, पहले इंजन टकराते थे, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। डबल इंजन सिंगल ड्राइवर। और होड़ लगी हुई है कि कभी किसी ने दिल्ली का रास्ता किसी माध्यम से अपनाया था, उसी रास्ते पे चल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे साथी इधर के ही उधर हैं, अगर उधर वाले इधर आ गए उसी दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। मैं इस संविधान की चर्चा पे जहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिन्होंने संविधान को देने का काम किया। हमारा संविधान जो तैयार हुआ है उनकी प्रबुद्ध दृष्टि का परिणाम है कि हमारे पास न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक महान संविधान हमें मिला है। भारत राज्यों का एक संघ है और हमें विविधता में एकता पर गर्व है। ये हमारा संविधान ही है जिसने भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक और जातीय विविधता वाले हमारे देश को एक साथ रखा है। ये वही संविधान है जो समय समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीढ़ी के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। संविधान ही लोकतंत्र की प्राणवायु है और जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना शानदार अच्छा संविधान दिया, वहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने भी सत्ता पक्ष से वो बात रखी और कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। मुझे याद है उस समय, जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, बहुत से लोगों को वोट डालने का अधिकार जिनको था उनको अधिकार से रोका गया और जो लोग वोट डालने जा रहे थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ऐसे इंतजाम किए गए थे कि ये वोट डालने के लिए वोट बूथ तक न पहुंच पाए। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि इससे कुछ जान जाने वाली नहीं, अगर जान भी जाएगी तो हम वोट डाल करके आएंगे। क्या यही लोकतांत्रिक राज्य है? सच्चे लोकतंत्र में जनता संतापूर्वक मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है। क्या हम
सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां सरकार मशीन और सरकारी मशीनरी के जरिए जहां चाहे अपनी सरकार बना लेती है, जनता के मत का कोई अर्थ नहीं रखे हैं, वह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। यह व्यवस्था जब तेजी से लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, हिटलर ने भी तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहें तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। और जाति जनगणना कभी जाति में भेदभाव नहीं बढ़ाएगा। अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना जातियों के बीच दूरियां कम करेगा और तमाम हमारे ऐसे समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय, कम से कम जाति जनगणना के बाद उन्हें अधिकार और सम्मान दिलाने का काम भी हो सकेगा। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं। अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। अध्यक्ष महोदय, आज़ादी के बाद उद्योगपति कभी इतने भारत छोड़ करके नहीं गए होंगे, देश छोड़ के नहीं गए होंगे जितने इनकी सरकार में चले गए हैं। अगर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो तो कोई व्यक्ति क्या अपनी मातृभूमि को छोड़ करके जा सकता है? सरकार इस पर आत्मचिंतन करे। अगर आपसी मतभेद पैदा करके एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा किया जाएगा तो क्या देश की एकता और अखंडता के लिए एक अशुभ संकेत नहीं होगा? भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को राज्य कानून के समक्ष समानता को डिनाई नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है, एक ही कानून कुछ लोगों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गालियों को गाली दे दे तो जी हजूरी और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी। क्या ये अनुच्छेद 14 का अनुपालन हो रहा है? ईडी का तो ऐसा कानून बना दिया गया है कि बिना एफआईआर, बिना नोटिस किसी को भी बंद कर दो। लोकतंत्र फासिज्म में बदल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उत्तर प्रदेश की चर्चा सत्ता पक्ष से भी हुई, जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, ऐसे हालात कभी किसी ने पहले नहीं देखे। जहां पर कानून की समय समय पर धज्जियां उड़ रही हैं। और अध्यक्ष महोदय, केवल एक घटना नहीं मैं कहना चाहता हूं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं। आज़ादी के बाद अगर हम 75वें वर्ष में इस बात पर चर्चा करें संविधान पर, और आए दिन लोगों को न्याय मांगने के लिए आत्मदाह करना पड़े, तहसील हो वहां पे आत्मदाह, जिलाधिकारी हो वहां पे आत्मदाह, न्याय मांगने के लिए अगर मुख्यमंत्री आवास में जाना पड़े वहां पे आत्मदाह। सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, किसने नहीं देखा कि टीवी पे चलते हुए लोगों की जान ले ली गई? लाइव देखा है सबने।
ये कहां का न्याय है? न केवल वो, बल्कि पता नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे जा रहा है, महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे आगे जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। और न केवल इन चीजों में आगे जा रहा है, बल्कि आजकल जो नए जमाने का डिजिटल इंडिया है, अगर साइबर अपराधों में सबसे आगे कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है अध्यक्ष महोदय कि कभी कभी जो डबल इंजन की सरकार चलने वाले जो दावा करते थे, पहले इंजन टकराते थे, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। डबल इंजन सिंगल ड्राइवर। और होड़ लगी हुई है कि कभी किसी ने दिल्ली का रास्ता किसी माध्यम से अपनाया था, उसी रास्ते पे चल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे खराब इस लोकतंत्र में और क्या हो सकता है? जिन लोगों ने ये कहा हो कि हम नौकरियां दे देंगे, आज नौकरियां कहां हैं, रोजगार कहां हैं? और अध्यक्ष महोदय, अगर वादा किया जाए नौकरी और रोजगार का, इन्वेस्टमेंट का, और सपने बड़े दिखाए जाएं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी भी उसी प्रदेश से आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी उसी प्रदेश से आते हैं। आज कई मायनों में, कई आंकड़ों में उत्तर प्रदेश पीछे दिखाई दे रहा है। जहां रोजगार के सवाल पर जो सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं क्योंकि आरक्षण न देना पड़ जाए, इसे सरकारी नौकरियां नहीं हैं। आए दिन पेपर आउट, पेपर लीक, न केवल पेपर लीक है बल्कि जानबूझ करके पेपर लीक कराया जाता है जिससे कि परीक्षा रद्द की जा सके। यह अध्यक्ष महोदय कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, इतना कभी खिलवाड़ नहीं हुई हो। संविधान को परतंत्र बनाकर जो लोग राज करना चाहते हैं, उनके लिए आज़ादी का अमृतकाल सिर्फ एक जुमला है। और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि संविधान बचेगा तो न्याय बचेगा, और न्याय बचेगा तभी सबको बराबर मान सम्मान, सबको बराबर मौके मिलेंगे, भेदभाव भी मिटेगा। और भेदभाव का भाव भी इसलिए आज फिर से संविधान को बचाने के लिए एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, पिछले चुनाव में भी बहुत सारे सत्ता पक्ष के माननीय लोग ये कहते थे कि हमें इतनी सीटें मिल जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 400 पार के नारे को गिरा दिया और विपक्ष को इतनी ताकत दे दी कि इनकी जो सपना था संविधान बदलने को, उस सपने को तोड़ने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे साथी इधर के ही उधर हैं, अगर उधर वाले इधर आ गए उसी दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आखिरी में मैं कुछ लाइनें कहकर के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है।
जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। अनेकों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उपवन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलने का सपना नहीं देखा जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टर राममनोहर लोहिया जिन्होंने समाजवादी आंदोलन का रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो संघर्ष कर करके हम लोगों को उस जगह पहुंचाया, वहीं लोकनायक जयप्रकाश जी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान देकर के जागरूक किया। मैं उन सबको याद करते हुए एक बार फिर अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री